चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून जी। बेटा लास्ट लेक्चर अगर आपको क्लियर था तो लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड आवर डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स। याद है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ। इन सबके फिर मैंने जनरल प्रॉपर्टीज कराई थी। अब बेटा आज हमारा जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट था। ये आपके पेपर में क्या होगा, आपको आता है असाइन द पोजीशन टू अवर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कि अपने एलिमेंट को मैंने पोजीशन असाइन करनी है, वेदर इट शुड बी केप्ट इन S block, P block, D block और F block. Here we have to assign position, that means period, block and group number to our element in given periodic table. कि मुझे periodic table में अपने element को कहाँ रखना है। देखो बेटा, अगर मुझे ये concept आज का क्लियर नहीं होगा तो more than 100 elements are present in our periodic table. तो अगर मैंने आपको कोई एलिमेंट दे दिया कि इसे आइडेंटिफाई करो periodic table में कहाँ है, तो बेटा अगर मैं लेमैन था, मुझे periodic table देखना नहीं आता, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट से लेकर 100 तक ढूंढूंगा कि मेरा एलिमेंट कहाँ पे है। पर अगर आज आपको मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ आवर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इजीली। जैसे मुझे ना याद है बेटा 10th क्लास में मुझे ना ज्योग्राफी का सब्जेक्ट और हिस्ट्री सबसे बोरिंग लगता था। तो हम लोग क्या करते थे, टीचर हमारे से ना एटलस मंगवाती थी। तो हम लोग बच्चे पीछे लास्ट सीट पे बैठकर ना एटलस लेकर बैठ जाते थे, और उसमें से छोटे से छोटा कंट्री या सिटी उसे देते थे या प्लेस देते थे, छोटी सी सिटी जो कहीं पड़ी भी ना जाए, किसे ढूंढ। उसके लिए या तो उसे लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड बता देते थे। तो एक चीज अगर बता दी तो उसकी पोजीशन लोकेट करना क्या होता था, आसान। ऐसे ही बेटा मुझे पूरी एटलस नहीं आती, मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं आता, बट वी कैन असाइन पोजीशन, दैट मींस पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर टू आवर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आज यही कंसेप्ट है। तो बेटा इनको ना मुझे 3-4 केसेस करने देना। जैसे देखना 3-4 केसेस करेंगे, आपको धीरे धीरे ये टॉपिक समझ और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आज हमारा टॉपिक था प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड पीरियड सेकंड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल मुझे आज यहाँ पर पोजीशन को आइडेंटिफाई करना था। सॉरी बेटा, बस एक स्टूडेंट का देख रहा था जो छुट्टी पर है आज। चलिए, और एक सच फिर मैं भूल जाऊंगा, इस संडे कोई टेस्ट है हमारा? यस सर। यस सर, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। बेटा आपके ना 4 या 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट रह गया मेरे पास चेक करना। मुझे था कि एक बार वो भी चेक हो जाए, देन वी विल डिस्कस दैट टेस्ट आल्सो। और बेटा जिनको नहीं चेक किया ना, मैं कल सुबह तक, कल 10-11 बजे तक आपके टेस्ट चेक करके डाल दूंगा। तो बेटा इस संडे हमारा एमसीक्यू का टेस्ट आएगा। दिस विल बी फर्स्ट टेस्ट। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट होगा आपका मेरे पास, कंपटीशन बेस्ड। तो इसे आराम से करना, जितना टाइम लगे कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट है, टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई बात नहीं, बस आपको क्वेश्चंस आराम से ट्राई करने। ठीक। तो बेटा आज हमारा टॉपिक था प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो सपोज बेटा मुझे सोडियम का पेपर में आ गया था आइडेंटिफाई पीरियड। तो पीरियड इसका 11 था। याद है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 1s2 2s2 2p6 और साथ में क्या था 3s1। तो देखो बेटा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, इन आवर प्रिंसिपल शेल, दैट वाज थर्ड। तो दैट मींस इसका पीरियड पक्का है हमारे पास, इसका पीरियड हमारे पास आ गया थर्ड। तो बेटा बुक में तो दिया योर इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द लास्ट शेल, मैंने इसके लिए वर्डिंग दे दिया, पीरियड हर बार होगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। जितना लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n है, दैट विल बी पीरियड ऑफ आवर दैट एलिमेंट। अभी भी डाउट आया, एक पकड़ा क्लोरीन, क्लोरीन का क्या था 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन याद है 1s2 2s2 2p6, साथ में क्या था 3s2 और साथ में क्या था 3p5। तो पीरियड के लिए खन्ना सर ने एक ही टिप दी है कि जब भी पीरियड आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास क्या था, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n वाज दिस। तो क्लोरीन आल्सो बिलोंग्स टू आवर थर्ड पीरियड। तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड में एलिमेंट आ गया। तो अब आप बताओगे बेटा सोचकर, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका पीरियड क्या होगा? What will be the period of neon? सर 1s2 2s2 2p6। और बेटा 1s2 2s2 और साथ में क्या है 2p6। 2p6। तो मैंने आपको पीरियड के लिए टिप दे दिया, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n।
तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या था 2, तो दैट मीन पक्का नियम बिलोंग्स टू आवर सेकंड पीरियड, इसलिए पीरियड का तो डाउट नहीं आएगा, पीरियड तो क्लियर रहेगा बेटा। Yes, sir. सबको सच रिद्धि आपने भी बेटा वो लेक्चर देख लिया था अफुबो प्रिंसिपल पूरा कि नहीं? यस सर, आप उस प्रिंसिपल तक देख लिया था, अब 2 लास्ट के प्रिंसिपल रह गए थे। कोई बात नहीं, अफुबो तो देख लिया था ना बेटा। Yes, इसलिए sir. ये फिलिंग ऑर्डर तो क्लियर हो रहा है, 1s फिर 2s फिर 2p, हाँ जी सर। ठीक, इनमें डाउट नहीं आएगा। तो बेटा जहाँ पे मेरे पास कंसेप्ट आएंगे ना, मैं आपको हंस रूल अगर आज ही कहीं लेक्चर में आया, मैं कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आएगा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक स्पिन ठीक है सर। बड़ा आसान था, पॉलीएस डिवीजन प्रिंसिपल बड़ा आसान था, उसमें क्या था, वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीस इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑलवेज हैविंग ऑपोजिट Opposite स्पिन, इनकी स्पिन ऑपोजिट आनी चाहिए। तो बेटा अनपेयर्ड का कंसेप्ट ना अभी हमारे पास आएगा लेक्चर में, जहां पर आया मैं आपको हंस रूल भी क्लियर कर दूंगा, ठीक। ओके अब सर। बेटा यहाँ पे पीरियड तो हो गया क्लियर। अब पीरियड के बाद ना अगर आप बुक्स उठाओगे तो बुक्स में ग्रुप नंबर पहले है, पता नहीं क्यों बेटा ग्रुप नंबर पहले दे रखा है, नहीं तो ग्रुप नंबर में हर बार हमारे पास क्या डाउट्स आते हैं। तो पीरियड के बाद नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ब्लॉक, ये याद है ब्लॉक के लिए मेरे पास इधर एस ब्लॉक था, इधर हमारे पास पी ब्लॉक था, और इन दोनों के बीच में हमारे पास डी एस पी, इधर डी, और इधर नीचे मेरे पास कौन सा था, दैट वाज आवर एफ ब्लॉक। अब मुझे एलिमेंट को प्लेस करना है एस ब्लॉक में, पी में, डी में या एफ में। तो बेटा ब्लॉक के लिए हमारे पास कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये वर्डिंग ध्यान से ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन मूविंग टू लास्ट, इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड, इलेक्ट्रॉन being filled in last subshell, electron being filled in last subshell, क्लियर। इसके लिए रूल क्या था, जब भी ब्लॉक फाइंड करना है ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड इन आवर लास्ट सबशेल, याद है सबशेल हमारे पास एल क्या क्या था 0 1 2 3, इन्हें मैंने सिंपल से साइन किया था एस पी डी और एफ। तो सिंपल ही था, अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस शेल में तो दैट बिलोंग्स टू आवर एस ब्लॉक, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इनटू लास्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड इन पी सबशेल तो दैट विल बी इन पी ब्लॉक, डी में है तो डी, एफ में है तो एफ। एक स्टूडेंट को अभी भी डाउट आया खन्ना सर ये आपने क्या बोला और कैसे, क्लियर। तो इसका एक एग्जांपल पकड़ते बेटा, फिर सोडियम को ही पकड़े। अगर फिर मैंने पकड़ा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था 11, इसका पीरियड और ब्लॉक मैंने फाइंड करना था, तो 1s2 2s2 2s2 2p6 और 2p6 3s1, 3s1, पीरियड तो पक्का है, इसका क्या आ गया 3, इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड इन लास्ट शेल किसमें था एस में, तो पक्का है सोडियम विल लाई इन आवर एस ब्लॉक, दिस सोडियम विल लाई इन आवर एस ब्लॉक। ऐसे बेटा एक और मैंने पकड़ा था क्लोरीन, चलो अब क्लोरीन भी अब मैंने चेंज कर दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता मुझे, आप बोलोगे 1s2 2s2 3p5 1s2 2s2 2p5 3p5 3p5, मुझे भगाओगे पक्का, 2s के बाद 2p5 कौन सा होता है 2p, तो 2p5, अगर 2p5 है तो पीरियड इसका पक्का है, क्या आ गया 2, और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन मूविंग टू लास्ट सबशेल किसमें जाना था पी में, तो एफ विल लाई इन आवर पी ब्लॉक, ये कहां पे लाई करेगा इन पी ब्लॉक। तो अब बताओ बेटा दो कांसेप्ट तो क्लियर, हाउ टू फाइंड पीरियड एंड ब्लॉक। सर हाँ जी सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है पीरियड में, हाँ। वो क्लियर कर दोगे? बेटा ये देख फ्लोरीन का क्या था 1s2 2s2 2p5, क्लियर, तो पीरियड तो इसका पक्का 2 आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन मैंने क्या अभी तक रब नहीं किया, इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड इन लास्ट सबशेल, सबशेल हमारे पास क्या था एस पी डी और एफ, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में किया था ना बेटा। यस सर। अगर किया था तो देख यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है पी में, अगर पी में जा रहा है पक्का है फ्लोरीन बिलोंग्स टू आवर पी ब्लॉक, फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे पी ब्लॉक में। सर जैसे लास्ट में होता है, जैसे जैसे 3s1 है, हाँ तो जी तभी तभी जैसे सोडियम में पीरियड थर्ड आया ना, हाँ, तो 3s1 पीरियड आ गया थर्ड, और इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है एस में, फर्स्ट एस में जा रहा है एस। तो सोडियम लाइन एस ब्लॉक, ओके सर समझ आ गया। ठीक, चल गुड। अगर समझ आ गया तो एक और एग्जांपल पकड़ना है, क्योंकि मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे जब क्लियर नहीं हुआ सपोज अब मैंने आपके साथ कौन सा पकड़ा आयोडीन, तो अब देखो मुझे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर भी नहीं आता, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे ही थे ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो याद है फ्लोरीन सेकंड शेल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
तो फ्लोरीन का बाहर वाला शेल क्या था 2s2 2p5, तो ये 3, ये 4 और ये 5, मींस आयोडीन का बाहर वाला शेल पक्का है, दैट विल बी 5s2 5p5। अगर ये है तो इसका पीरियड तो पक्का क्या आ गया 5, 5 और इसका ब्लॉक P पक्का कौन सा आ गया P। P तो रिधि आपको बेटा ये कंसेप्ट मुश्किल लगेंगे जो मैंने किए, क्योंकि जहाँ पे आपने अवोगाड्रो प्रिंसिपल देखा ना, उसके आखिर में मैंने इसके शॉर्टकट्स दिए थे कि मुझे एटॉमिक नंबर्स याद नहीं रहते, मुझे एलिमेंट्स का कंसेप्ट याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हर बार नीचे जाने पर नया शेल ऐड, तो फ्लोरीन में 2 था, क्लोरीन में 3 आ गया, ब्रोमीन में 4 और आयोडीन में आ गया 5। अगर 5 आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो पक्का है दैट विल बी 5s2 5p5। तो ये आ गया इसका ब्लॉक। अब बताओ बेटा, पीरियड और ब्लॉक दो चीजें फाइंड करनी आसान, yes Yes, sir sir. यस सर। क्लियर? अगर ये दो सर चीजें, हाँ जी, सर अगर हमको आगे कहीं भी क्वेश्चन आएगा मतलब पीरियड और ब्लॉक के लिए तो हमको ये सारा कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ना बेटा आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आएगा, आइडेंटिफाई पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर, आपको आइडेंटिफाई करना, तो बस सीधा ओके लिखना सर, है आंसर। ठीक है सर। ठीक। अब इसके बाद बेटा कौन सा रह गया, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए हमारे पास ना रूल्स अलग अलग थे। ये बेटा अब अगर मुझे ग्रुप नंबर फाइंड करना है, इसलिए मैंने आपके ना साथ बुक जैसे नहीं किया, बुक में आपके पीरियड के बाद ग्रुप नंबर था, फिर ब्लॉक था, फिर क्या डाउट्स ही डाउट्स आते थे। जब तक मुझे ब्लॉक नहीं क्लियर, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर ऑफ आवर गिवन गिवन एलिमेंट। तो बेटा ग्रुप नंबर के लिए एस ब्लॉक के लिए अलग रूल था, पी ब्लॉक के लिए अलग रूल था, और डी ब्लॉक के लिए अलग रूल था। इसका अगर ग्रुप नंबर फाइंड करना है, अब देखो सोडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 1s2 2s2 2p6 और साथ में क्या था 3s1। तो देखो इसका पीरियड हमारे पास क्या आ गया था थर्ड, ब्लॉक हमारे पास क्या आ गया था इसके लिए s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या 1, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स s में प्रेजेंट है दैट इज इट्स ग्रुप नंबर। तो सोडियम पक्का बेटा, इसका सोडियम का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 1, सोडियम विल हैव ग्रुप नंबर 1। अभी भी डाउट है, एक केस और पकड़ा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और साथ में क्या था 3s2। अगर ये 3s2 था तो इसका भी पीरियड, ब्लॉक और साथ में क्या आइडेंटिफाई करना था, ग्रुप नंबर। पीरियड पक्का 3, 3 ब्लॉक इसका ब्लॉक क्या गया S s, और ग्रुप ग्रुप नंबर नंबर 2। क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s शेल, s शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, s सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इट्स ग्रुप नंबर। तो सोडियम का ग्रुप नंबर आ गया 1 और मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर हमारे पास क्या आ गया 2। तो अब सर बताओ बेटा, s ब्लॉक का ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना आसान। यस सर सर। हाँ जी, सर ये मतलब सब शेल टू सब शेल वेरी करेगा है ना, कि मतलब हाँ, इसका जो इसलिए लास्ट सब इसलिए शेल है मैंने उस अब पे ये आपको तीनों ग्रुप चीजें नंबर, डिपेंड करेंगी। हाँ इसलिए मैंने अब आपको आइडेंटिफाई कराया। जब तो मेरे पेपर में आया ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए पहले आपको ब्लॉक देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक के बाद ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ठीक। ओके सर। ठीक। अब बेटा अगर यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर है, अब मुझे आगे क्या जाना था पी के लिए। तो देखो पी के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट था, बुक में तो दे रखा है रेक्टिफिकेशन, मैंने रेक्टिफिकेशन नहीं किया। ये मेरे पास एस ब्लॉक था, यहाँ पर मेरे पास क्या था पी ब्लॉक था, यहाँ पर हमारे पास क्या था डी, एस पी डी, और इधर नीचे हमारे पास क्या था एफ। मैंने आपको कहा था एफ तो जाकर हमारा आ जाएगा 12th क्लास में, अभी मुझे इसकी टेंशन नहीं है एफ ब्लॉक, मुझे एस पी डी की टेंशन थी। अगर इनका टेंशन था, अब देखो पी का, पहले अगर मैं आपका फ्लोरीन का केस करूं, क्या था 1s2 2s2 और 2p5। अब बेटा इवन 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ना ये डाउट आता है, इसका पीरियड आ गया, ब्लॉक आ गया, और अब साथ में क्या करना था ग्रुप नंबर। पीरियड तो 2 आ गया, ब्लॉक इसका क्या आ गया पी। क्लियर। अब बेटा देखो, अगर मुझे एस से पी में जाना है, बीच में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है डी, है ना। अगर एस से हमें पी में जाना है, बीच में क्या आ रहा है डी, डी में याद है ऑर्बिटल्स कितने थे 5। सर हाँ जी बोलते जाओ, यस सर नो सर। Yes, sir. यस सर। 5 ऑर्बिटल से यस सर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे 2। तो बेटा इसलिए मैंने आपको लॉजिक दिया, जब भी इसका ग्रुप नंबर फाइंड करना है, वी हैव टू ऐड 10 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। अब देखो मैंने पॉलिटिशियन वर्ड बोला था 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, तो तुम में से एक ने कहा खन्ना सर 5 ऐड करो। 5 याद करो बेटा सब शेल था, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा था सेकंड, तो ये और 5 ये 7, तो 10 प्लस 7 10 प्लस 7, तो तभी फ्लोरीन का ग्रुप नंबर हमारे पास क्या आ गया 17, इसका ग्रुप नंबर आ गया 17। अभी भी अगर किसी को डाउट था खन्ना सर मुझे नहीं समझ आया आपने कैसे किया है, मैंने अब आपके साथ पकड़ा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को याद है एटॉमिक नंबर 13,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 गुड। नहीं हाँ 3s2 3s2 और साथ में 3p1 भी आ जाएगा। 3p1 यस सर। अगर ये भी आ गया तो पीरियड, ब्लॉक और साथ में क्या आइडेंटिफाई करना था मुझे? सर थर्ड पीरियड p ब्लॉक और 1 ग्रुप नंबर। ब्लॉक p। अब ग्रुप नंबर करना था तो तुम में से 1 एक सर। ने क्या बोला? 11। 11 बेटा मींस आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया सिर्फ सब शेल। खन्ना सर ने टिप दिया था एस से जाना p, बीच में d आ रहा है, d में ऑर्बिटल 5, इलेक्ट्रॉन क्या थे? 10। तो जब भी इसका ग्रुप नंबर निकालना है 10 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल तो आउटरमोस्ट शेल 2 और 1 3, तो दैट मींस इसका ग्रुप नंबर पक्का है। हमारे पास क्या आ गया? 13। अब बताओ बेटा p तक के कांसेप्ट्स क्लियर? सर यस सर। सर आउटर मोस्ट शेल सिर्फ वो सेकंड वाली टर्म नहीं है एस मतलब बेटा मैंने 3s2। पहले कहा अगर मैं सिर्फ p की बात करता 3p, 3p हमारा सब शेल था। तुम लोग 10th क्लास में याद करो एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे? 283 है ना? तो तुम्हारे स्कूल का ये 3 था आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। ये मैंने क्या किया था क्वांटम नंबर्स के बेस पे थर्ड शेल में उनको प्रॉपर पोजीशन दे दी थी शेल और सब शेल में। क्लियर? तो यहाँ पर वी हैव टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल तो मेरा था थर्ड, तो इसमें 2 s में है और 1 p में है, तो 2 + 1 क्या हो गया? 3, 3 + 10, तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास क्या आ गया? 13। सर हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 3p1 तो सब शेल हो गया, लेकिन हमें आउटर मोस्ट शेल से नहीं चाहिए। हाँ तो बेटा आउटरमोस्ट शेल, अब मैंने पॉलिटिशियन वर्ड बोला, अभी आपने 3p को क्या बोला? सब शेल। मैंने बोला आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, दैट वाज 3। तो 3 में देखो मेरे 2 इधर है और 1 इधर। अच्छा सब शेल को भी साथ में लिखेंगे। हाँ क्योंकि वो था सब शेल। मैंने इसका पॉलिटिशियन वर्ड क्या बोला? 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल मेरा 3 था, तो 3s और 3p उसके सब शेल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 में क्या आ गए? 2 और 1 3, 3 और 10 ऐड कर दे 13। ठीक? ओके सर। क्लियर? तो एक केस और करते हैं बेटा, क्योंकि अभी भी आपको डाउट्स घूम रहे हैं ना। अब मैंने पकड़ा सिलिकॉन। सिलिकॉन याद है कार्बन के नीचे क्या था? सिलिकॉन। इसका 6 था, तो इसका क्या था? 8 ऐड कर दो 14। एक स्टूडेंट ने तो मुझे इसका 1s2 2s2 और 2p2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता दी। बार बार चल 3s2 3p2 है, पर अब हमारे साथ एक नया स्टूडेंट था, तो उसके लिए मैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी? 12। 12। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या था? 14। तो 3s2 के बाद 3p2 आ गया। अब इसका मुझे पीरियड, ब्लॉक और साथ में क्या करना था? ग्रुप नंबर। तो पीरियड इसका पक्का 3, ब्लॉक p ब्लॉक आ गया p और ग्रुप नंबर 14 214 हाँ जी ग्रुप नंबर 14 सर। 14 गुड, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस 10, 10 और 4, तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास क्या आ गया? 14। ये थे बेटा हमारे कंसेप्ट्स ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर। अभी मैंने आपको ग्रुप नंबर फाइंड करना क्लियर किया, किसका? S और P। रह कौन सा गया? D का। करें अब D का भी केस? Excuse me, sir. करें तो बेटा D के लिए Sir, हाँ जी सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हम 10 क्यों ऐड कर रहे हैं? बेटा ये आपकी बुक्स में दे रखा है, क्योंकि जब मुझे रूल्स फाइंड करने थे तो ये हमारे पास रूल था 10 ऐड करना है, पर रिद्धि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया क्यों ऐड कर रहे थे। मैं S से जा रहा हूँ P में, बीच में D ब्लॉक आ रहा है। D ब्लॉक में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है? 5, -2 -1 0 +1 +2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। दैट जब भी मुझे P पे जाना है तो मुझे D में 10 ऐड, जो D के 10 थे इलेक्ट्रॉन, उन्हें ऐड करके आगे जाना है, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो बीच वाला ये जो लॉक था 10, ये हमें ऐड करके आगे जाना है। ओके सर। ठीक? अब बेटा नेक्स्ट आ गया मेरे पास एलिमेंट सपोज स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 21। अगर इतना सबको क्लियर था मेरे साथ, ऑर्गन आ गया, ऑर्गन के साथ 18 2 20 और क्या आ गया? 3d1। ये आ गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा स्कैंडियम की। यस सर। सर अब आप मुझे इसका पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप नंबर मैं बता दूंगा, आप पीरियड और ब्लॉक बता दो। 3 और D हाँ जी पीरियड 3 3 पीरियड 3 हाँ अब आगे ना मेरे पे, मैंने अभी आपको इसका टिप दिया था, तुम्हारी बुक में यही से कंफ्यूजन करते हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा था? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो लार्जेस्ट वैल्यू 3 है या 4 है?
फोर फोर फोर। फोर इसलिए बेटा पेपर में सबसे ज्यादा डी के केस आते हैं। एस और पी सिर्फ समझने के लिए था, सबसे ज्यादा केस आएंगे डी। इसलिए खन्ना सर ने आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं बोली, मैंने पीरियड का टिप दिया था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि बेटा इसका पीरियड मैं भी आपके साथ में था ना, मैं भी शायद 3 ही लिखता ऑटोमोशल मानकर, पर ऑटोमोशल क्या था 4, किसी को याद नहीं रहता, तो मैंने कह दिया एन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो दैट मींस इसका पीरियड पक्का क्या आ गया 4, ब्लॉक एस एस। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है डी। डी में, डी अगर डी में जा रहा है तो ब्लॉक कौन सा आ गया डी। अब रह गया ग्रुप नंबर, सर है ना। 10 तो इसका प्लस बेटा ग्रुप नंबर हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल एंड लास्ट बट वन शेल, कि इसके आउटरमोस्ट शेल में और लास्ट बट वन शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें ऐड अप कर दो, दैट इज इट्स ग्रुप नंबर। तो 2 + 1 3, तो दैट मींस यहां पर स्कैंडियम का ग्रुप नंबर हमारे पास क्या आ गया 3। अभी भी अगर किसी को डाउट है, एक केस और पकड़ा, कौन सा सर इसमें पकड़ा 10 प्लस नहीं करेंगे? बेटा, इसमें नहीं, वो सिर्फ पी में था 10 ऐड करना है, अब डी में ऐड नहीं करना है। डी में जस्ट एज सच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल एंड लास्ट बट वन शेल। सर मतलब जब लास्ट में जब पी की वो पी आ रहा है तब वहां पे हमें 10 प्लस करना है। हाँ, अगर लास्ट में पी ब्लॉक में है, अगर मेरा एलिमेंट पी ब्लॉक में है तब 10 से ऐड करना है, जब डी में है तब ऐड नहीं करना। देन वी हैव टू जस्ट ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल एंड लास्ट बट वन शेल। तो लास्ट बट वन शेल को बेटा बुक में बहुत गंदा सा नाम दे रखा है, पिन अल्टीमेट शेल। तो पिन अल्टीमेट शेल अगर आप कभी मैचेस देखते हो ऑस्ट्रेलिया साइड के क्रिकेट के, तो वो बोलते हैं पिन अल्टीमेट ओवर। पिन अल्टीमेट ओवर क्या होता है, लास्ट बट वन। हमारे टाइम में तो 50 ओवर्स का मैच होता था, तो 49th ओवर को नाम देते थे पिन अल्टीमेट ओवर। लास्ट बट वन बॉल, फिफ्थ बॉल को कहते थे पिन अल्टीमेट बॉल ऑफ ओवर। तो बेटा पिन अल्टीमेट मुझे भी स्टार्टिंग में बड़ा गंदा सा वर्ड लगता था, तो फिर मैंने पिन अल्टीमेट का बुक में एक आसान वर्ड दे रखा है, लास्ट बट वन शेल। तो फोर्थ आउटरमोस्ट शेल था और लास्ट बट वन क्या था 3। तो इनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऐड अप कर दिया। मुझे 2-3 केस बस करने दो, फिर डाउट्स पूछना। अब टाइटेनियम, टाइटेनियम में याद है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 22। तो ऑर्गन तो आ गया, ऑर्गन के बाद 18 तो 20, और साथ में क्या आ गया मेरे पास 3d2। हाँ जी, स्कैंडियम टाइटेनियम आ जाएगा बेटा 4s2 यस सर। यस सर। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर। सर 4 पीरियड। पीरियड 4, ब्लॉक सर ब्लॉक डी और ग्रुप नंबर 4। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल एंड लास्ट बट वन शेल, दैट वाज आवर ग्रुप नंबर। अब देखो बेटा सबको क्लियर हुआ, इसलिए डाउट का आती है ब्लॉक में, ग्रुप नंबर में। अगर एस ब्लॉक में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, दैट विल गिव इट्स ग्रुप नंबर। पी में है तो मैंने 10 ऐड कर दिए। अगर डी में है तो डी में क्या था, जस्ट वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल एंड लास्ट बट वन शेल, उसके बेस पे हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। तो बेटा अब एक आप मुझे बता दो, सपोज मैंने अब आपको, अगर अब आपको मेरे साथ ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे, अब आपको दिया निकल, निकल का एटॉमिक नंबर था 28, आप मुझे इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर। और यदि मैंने बेटा आपको एक ये कॉम्बिनेशन थोड़ा शॉर्ट किया, निकल का याद है पूरा क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे क्या आएगा 4s2 और साथ में क्या आएगा 3d8। 37 तो देख बेटा अगर मैं 3d7 नहीं बेटा निकल, सर 8 आएगा 8। क्लियर, तो 8 आएंगे। तो देख निधि, अगर मैं इतना बड़ा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखता छुट्टी हो जाएगी। यहाँ तक मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन किसमें थे ऑर्गन, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया। ऑर्गन तक 18 आ गए, फिर 2 20 आ गए, फिर आगे क्या आ गया 3d8। अब आप बताओ इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर। सर Block पीरियड दिया 4 होएगा, ब्लॉक होएगा। डी आएगा। ब्लॉक डी और 8 और सर ग्रुप नंबर 10 आएगा। सर ग्रुप नंबर 10। क्लियर। अब बताओ बेटा मेरे साथ पोजीशन असाइन करना आसान लगा, पीरियड, Yes, sir. ब्लॉक और ग्रुप नंबर। ये Yes, sir. पक्का है, Yes, sir. आपके फाइनल पेपर तक जरूर क्वेश्चन आता है। अब तुम में Sir. से किसी को, हाँ जी, सर मैं लीव हो गया था सर। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सर कुमार सर लीव हो गया था मैं सर बीच में ही। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं अभी फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जो लास्ट कंसेप्ट किया है क्लियर भी कर दूंगा, अभी फिर रिपीट करूंगा अभी मैं। तो अब देख बेटा, अगर हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें, याद है आपको मैंने कहा था मुझे भी पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं आती, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, इधर मेरे पास आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इधर मेरे पास आ गया था सोडियम,
पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और इधर आ गया था फ्रेंसियम, इधर आ गया था ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और साथ में रेडॉन, इधर ऊपर हाइड्रोजन और इधर ऊपर मेरे पास क्या था हीलियम। क्लियर? याद करो बेटा ये सारा कंसेप्ट हमारे पास आ गया था एस ब्लॉक में, ये हमारे पास सारा कंसेप्ट आ गया था इन आवर पी ब्लॉक। क्लियर? और इधर बीच में हमारे पास घूमा था कौन सा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में याद करो मैं एलिमेंट लिखता था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और यहाँ पर क्या था जिंक। तो देखो इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 2। बोरॉन का भी किया था 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये कौन सा आ गया 18। स्कैंडियम का भी फाइंड किया था 3, तो इसका आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसलिए बेटा मैं आपको कहता था पूरी प्रोडक्ट टेबल मुझे भी नहीं आती, मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो पूरे के पूरे 18 ग्रुप्स आ गए हमारे पास। और अगर पीरियड्स में चलेंगे फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवंथ, आ गया पूरा प्रोडक्ट टेबल का कंसेप्ट। अगर पेपर में आ जाता सीजीएम का फाइंड पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर, तो मुझे याद था इसका क्या था कॉन्फ़िगरेशन 2s1, तो इसका पक्का 3s1, इसका पक्का 4, इसका पक्का 5, इसका क्या 6s1। 6s1 आते ही पीरियड ब्लॉक और साथ में क्या था ग्रुप नंबर, तो पीरियड इसका आ गया 6, ब्लॉक एस और ग्रुप नंबर 1। ठीक ऐसे ही बेटा अगर मैंने एक केस पकड़ा आयरन का, आयरन का क्या था ऑर्गन 18 और साथ में 2 20 और साथ में क्या था 3d6। अब आप बताओ इसका पीरियड ब्लॉक और ग्रुप नंबर। 4 है सर पीरियड पीरियड। 4, सर पीरियड ब्लॉक 4, डी हो ब्लॉक गया, और और 8 7 ग्रुप नंबर। देखो मैंने भी आयरन को 8 पे लिखा था, यस सर। इसलिए बेटा सर एक मिनट बेटा, बस एक मिनट मैं थोड़ा सा बस। तो इसलिए बेटा मैंने आपको कहा था जब मैंने प्रोडक्ट टेबल स्टार्ट किया था ना, इसमें इतना मैं खुद कंफ्यूज रहता था, फिर धीरे धीरे मैंने देखा मुझे पूरी प्रोडक्ट टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रोडक्ट टेबल पढ़ना आना चाहिए। और ये जो स्कैंडियम से लेकर लिखा है जिंक, ये सीरीज बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज अब आपके साथ की, आज देखना जब मैं आपके साथ करूंगा प्रोडक्ट टेबल थोड़ा सा आगे, ये सीरीज फिर रिपीट होगी हमारे पास। सेकेंड, थर्ड, 11th जब जाएंगे 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इसी सीरीज में है। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी और एफ दोनों की स्टडी हमारी 12th क्लास में है बेटा, वहां पे फिर इस डी और एफ ब्लॉक को डिटेल में और भी पकड़ेंगे। क्लियर? तो अब बताओ सबको मेरे साथ पीरियड ब्लॉक और ग्रुप नंबर फाइंड करना आसान लगा, कर सकते हैं? यस सर। अब तो मैं सर, भी पूछ रहा था। हाँ जी सर डी ब्लॉक वाला सर मुझे ग्रुप नंबर समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं। बेटा देख, इसका ग्रुप नंबर आसान था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल एंड लास्ट बट वन शेल। तो आउटरमोस्ट शेल में क्या थे 2 और इसमें क्या थे 6, तो 2 + 6 8, ये इसका ग्रुप नंबर आ गया। ठीक, यस सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आप बता दो मुझे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, ये जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, आप मुझे इसका पीरियड ब्लॉक और ग्रुप नंबर बता दो। जिंक एटॉमिक नंबर 30, पीरियड 4, ब्लॉक डी और ग्रुप नंबर 12। कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख दूं और सर 4s2 और 3d10 3d10। तो पीरियड तो पक्का 4 आ गया, ब्लॉक यस कौन सर, सा आ डी गया आ गया सर और E, ग्रुप नंबर 12 12 12। अब सबके साथ बेटा बार बार सॉरी फील मत करना अगर मैं रिद्धि से पूछ रहा था, क्योंकि आप रिद्धि ग्रुप में सेकंड क्लास लगा रही थी इसलिए, बस क्योंकि उसने बीच में से टॉपिक छोड़ रखे थे मेरे साथ। रिद्धि अब क्लियर हुआ ये शॉर्टकट जो लिख रहा था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक? यस सर। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे देख 18 और 2 20 और 10 30 करते ही, और कुमार आपको भी अब क्लियर हुआ हाउ वी आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर? यस सर। कुमार, तो बेटा यहाँ पे पीरियड ब्लॉक और ग्रुप नंबर फाइंड कर दिया। ये तुम्हारे बेटा सीबीएसई और कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर ऑफ आवर गिवन एलिमेंट्स, इनको आइडेंटिफाई करना आता है। क्लियर अब यहाँ तक? सर हाँ जी सर जैसे एस में जब हम +10 नहीं करते, डी में +10 नहीं करते, पी में +10 करते ग्रुप नंबर में, हाँ जी, और एफ में करेंगे या नहीं करेंगे? ना बेटा एफ में नहीं करेंगे, क्योंकि एफ का याद है मैंने आपको क्या किया था, याद था कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14 n-1 d1 साथ में क्या था ns2। तो बेटा याद रखना जितना एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उन सबका ग्रुप नंबर 3 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद मैंने वहीं पे फिलिंग एफ ब्लॉक की कर दी।
क्लियर? चल गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो ये क्वेश्चन मोस्टली 12th क्लास में हम लोग क्लियर करते हैं। तो तूने चल अब पूछ लिया, इसलिए एफ ब्लॉक मैंने अभी आपसे कहा था ये 12th में आएगा, तो तूने अब पूछा तो क्लियर कर देता हूँ। n-1 D1 था, ns2 था, इसके बाद हम लोगों ने फिलिंग कहाँ कर दी? एफ ब्लॉक की। दैट वाज आवर 2+1 3। तो इसका ग्रुप नंबर क्या था? 3 रहेगा, और 3 में नीचे जाकर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की फिलिंग कर दी। ठीक? ओके सर। ठीक बेटा? एक्सक्यूज मी सर, हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर में 10 क्यों नहीं ऐड करते? बेटा वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एस के बाद कहाँ गए थे? पी। डी बीच में था, ट्रांजिशन। इस 10 और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, इसलिए जब मैंने स्कैंडियम लिखा 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, जिंक तक करते क्या हो गया? 10, इसलिए 10 के आगे ऐड किया पी में, इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही इसका ग्रुप नंबर है। ओके सर। ठीक? तो बेटा मुझे भी ना नया नया पता नहीं अब किसने पूछा ये क्वेश्चन मुझसे, रिद्धि। तो बेटा ये ना जब मैं नया नया पढ़ाता था मुझे भी रट्टा लगाना पड़ता था पी में, फिर मैंने अपने दिमाग में लॉजिक रखा कि मैं एस से जा रहा हूँ पी में, बीच में आ रहा डी, डी में 10 और इलेक्ट्रॉन फिल करने, दैट्स व्हाई वी ऐड इन पी 10, इसलिए मैंने पी में 10 ऐड करने शुरू कर दिए। क्लियर? तो क्योंकि बुक में तो सिर्फ रूल दिया था, मैंने थोड़ा सा उसके साथ लॉजिक ऐड कर दिया बस, और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक बेटा? अब हमारा Yes. जो बेटा आज का टॉपिक है, ये हमारा कह दो बैकबोन है ऑफ आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आज अब आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिस्कस करना है। क्लियर? बेटा आज हमारे पास आएगा स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, और ये हमारा ना आगे 12th क्लास तक, जब मैंने आपके साथ हाइड्रोजन करना है, एस ब्लॉक करना है, पी ब्लॉक करना है, इन सब में इन प्रॉपर्टीज को ऐसे पढ़ेंगे, हाउ दीज प्रॉपर्टीज वेरी लेफ्ट टू राइट एंड हाउ दीज प्रॉपर्टीज वेरी टॉप टू बॉटम। तो बेटा आज का लेक्चर और जो आगे 2 लेक्चर्स और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, ये लेक्चर्स हमारे कह दो 12th क्लास तक बैकबोन है। तो अगर मैं 12th क्लास में स्टार्ट करता हूँ पी ब्लॉक, क्लियर? तो बेटा मैं पी ब्लॉक डायरेक्ट कभी नहीं स्टार्ट करता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज आवर दीज प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, क्लियर? ऑफ आवर प्रोडक्ट टेबल, हम लोग प्रोडक्ट टेबल का ये टॉपिक रिवाइज करते हैं। अगर मुझे आज का और नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आए तो मुझे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स करने मुश्किल लगेंगे। इसलिए बेटा हम लोग ना 11th क्लास को केमिस्ट्री में इसे बैकबोन मानते हैं फॉर आवर 12th। और अगर किसी ने आगे भी पढ़ाई करनी है केमिस्ट्री को ही लेकर, जैसे मैंने कर रखी एमफिल इन केमिस्ट्री, तो अगर मैंने केमिस्ट्री में आगे स्टडी करना है तो मुझे ये सारी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज समझनी ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो बेटा आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट विल बी स्टडी ऑफ, क्लियर? ये हमारा टॉपिक आ जाएगा स्टडी ऑफ एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जस्ट बेटा अगर हिंट दूं यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सबसे पहले आज के लेक्चर में हमारे पास आ जाएंगे कंसेप्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्लियर? इसके बाद बेटा फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर जो आपको बड़ी बार कहता था कंसेप्ट्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, concepts of ionization enthalpy। थर्ड बेटा यहाँ पर हमारे पास आएंगे concepts of electron gain enthalpy। इसके बाद फोर्थ हमारे पास यहाँ पर आएगा concepts of electronegativity। सर ये लिखने हैं? हाँ हाँ लिख लो ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। ओके। क्लियर? कि आज हम लोग टॉपिक तो ये स्टार्ट करेंगे एटॉमिक और प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिफ्थ हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगा स्टडी ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर्स। और एक बेटा सिक्स लास्ट में जाकर आएगा स्टडी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर, फिर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर। तो देखो बेटा इतनी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, हाउ दीज वेरी लेफ्ट टू राइट एंड हाउ दीज वेरी टॉप टू बॉटम। याद है लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग में क्लियर किया था, वी आर मूविंग इन पीरियड, और अगर टॉप से बॉटम था वी वर मूविंग इन आवर ग्रुप। तो बेटा इन सारी प्रॉपर्टीज को देना जब हम लोग पढ़ेंगे
हमें क्रैमिंग नहीं है, इनमें सिंपल लॉजिक्स है। मुझे ध्यान में कि आज हमारा डिटेल में ना इसकी स्टडी आ जाएगी ऑफ आवर एटॉमिक रेडियस। तो बेटा सर फोर्थ वाला क्या लिखा है? हाँ जी, सर फोर्थ में क्या लिखा है? फोर्थ में बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी ये अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फोर्थ है Okay, बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये पूरी एक ही टर्म है और ये प्रॉपर्टी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजनिंग में इसी को पकड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब तुम लोगों से अगर किसी को ध्यान दो, जब तुम सबने मेरे साथ पहला लेक्चर किया था, याद है आप सबने मुझे कहा था मोस्टली खन्ना सर 11th 10th क्लास में प्रोडी टेबल में हाउ एटॉमिक रेडियस वेरीज लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मुश्किल लगता था, तब मैंने आपको वो रिलेशन क्लियर किया था, याद है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बेटा इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर मुझे पढ़ना है, अगर मुझे वो फिजिक्स का रिलेशन क्लियर है, मुझे पढ़ना आसान हो जाएगा। क्लियर? हम लोग सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बस एक डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी सर ये आपने इलेक्ट्रॉन इसके आगे क्या लिखा है? नेगेटिविटी। यहाँ पे बेटा ये पूरा वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी है सर ये? नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो आगे NEG, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कहीं सुना नहीं 10th क्लास में बेटा? सर सुना है। सुना तो है सर, ये लिखा हुआ नहीं सर। चल अब मेरे साथ कर लो ये टॉपिक, तो हम लोग बड़ी बार पकड़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? यस सर, बाकी लिख ली सबने? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, आज ना मुझे स्टार्ट करने से पहले दो बड़ी सी डेफिनेशन लिखवानी थी, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एक क्या एटॉमिक रेडियस। इसके बाद इनके टॉपिक्स डिटेल में आ जाएंगे। तो देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी वर्डिंग से नहीं क्लियर हुआ? पीरियोडिक मींस अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था, व्हाट हैपेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर एलिमेंट, वो मेटल से कौन से कैरेक्टर में चेंज हो रहे थे? नॉन मेटालिक। ये मुझे कहां से क्लियर हुआ? थ्रू देयर रेडियस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा था? डिक्रीज। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग टाइटली हेल्ड। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, सो दैट मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो क्या था? ये स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी रिलेटेड है टू आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए रिद्धि मैंने आपसे भी कहा था बेटा कि पहले एक बार मेरे साथ ऑफुगो प्रिंसिपल सारे कर लो, क्योंकि ये सारे रूल्स हमारे ना अब इस चैप्टर में आगे धीरे धीरे यूज में आएंगे। क्लियर? तो बेटा अब Yes. यहाँ पर एक लिखवा दूं डेफिनेशन फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये आएगी Yes. नहीं किसी पेपर में, ये डेफिनेशन कभी नहीं आई, पर मुझे टॉपिक स्टार्ट करने के लिए कहीं से शुरू करना था। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज व्हिच आर directly or indirectly, the properties which are directly or indirectly related, the properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration, and which show regular gradation सर क्या? and which show regular gradation. Gradation means variation. Gradation. GRADATION. Gradation होता है डाउनवर्ड ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड। ग्रेडेशन। कॉन्फ़िगरेशन के आगे बोलना। हाँ जी सर कॉन्फ़िगरेशन के आगे। बेटा लिख लिया करो, स्लो स्लो बोलता हूँ इसलिए। and which show regular gradation when we move left to right or top to bottom, when we move left to right or top to bottom in periodic table, or top to bottom in periodic table are called periodic properties. लिख लिया सबने? हाँ जी बेटा लिख लिया या रिपीट करूं? लिख लिया सर। अब बेटा एक बार डेफिनेशन का काम खत्म हो जाए,
ये पहली एक डेफिनेशन भी लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस। तो तुम में से कोई बता सकता है क्या हो सकता है एटॉमिक रेडियस, क्या डिफाइन करें? Sir, it is the distance between nucleus and outermost shell. हाँ जी, गुड। अगर कितना डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। गुड बेटा, ये बड़ा अच्छा वर्ड दे दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, यही हमारा एटॉमिक रेडियस था। तो लिख लो एटॉमिक रेडियस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, atomic radius, it is defined as the distance from the center of nucleus, from the center of the nucleus to the outermost shell, from the center of the nucleus to the outermost shell containing electron, to the outermost shell containing electron। हाँ जी बेटा, अब बताओ ये डेफिनेशंस का काम क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर? Yes, sir. अब बेटा आपके साथ ना आज जो नेक्स्ट टॉपिक करना था, ये काफी टीचर्स छोड़ देते हैं, पर अब पता है क्या, आपके कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन इसी पे आ रखा है। तो हम लोग रेडियस को डिटेल में करने से पहले हमारे पास टॉपिक आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर एटॉमिक रेडियस। क्लियर? हमारे पास एटॉमिक रेडियस के टाइप्स क्या है। अब बेटा इतना तो आपको मेरे साथ शायद जो पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से क्लियर हो रहा है। जो टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल आता है उसको टेबुलर फॉर्म में ले जाते हैं। 11th क्लास में अभी तक मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके साथ स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट किए थे, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। फिर कॉन्टिन्यूस का एक ही था, डिसकॉन्टिन्यूस का याद है एमिशन, और एक कौन सा आ गया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? फिर दूसरा जब क्वांटम नंबर्स किए थे उसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया था 4 में, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, और लास्ट में कौन सा था, स्पिन। ऐसे ही बेटा ये जो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस है, इनको ना हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है इनटू 3 टाइप्स। ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट, ये आ जाएगा मेरे पास सेकंड, और ये आ जाएगा मेरे पास थर्ड। फर्स्ट इज आवर कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट इज आवर कोवेलेंट रेडियस, सेकंड इज आवर वैन डर वाल रेडियस, और बेटा आखिर में जाकर हमारे पास आ गया दैट इज आवर मेटालिक रेडियस। अगर बेटा मैं आपके साथ बात करूं पिछले 10 साल का, जो ये तो नहीं कह सकता 20 साल की पढ़ाई ध्यान में है, पिछले 10 साल में सीबीएसई के पेपर में आपको कोवेलेंट, वैन डर वाल और मेटालिक रेडियस कभी भी डिफाइन करने नहीं आए, पर कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है, इन तीनों को अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इन तीनों को अरेंज करो। कोवेलेंट, वैन डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस को अरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, इन्हें अरेंज करना आ रखा है। थर्ड, पेपर में अगर मैं आपको एटॉमिक रेडियस बोल दूं या कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस बोल दूं या वैन डर वाल रेडियस, मींस वन एंड सेम थिंग। तभी जो प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस की है वो सारी इन तीनों के लिए भी होल्ड गुड करती है। तो बेटा कई साल तो पहले क्या होता था, 10 साल पहले आपको कहा बस इनका अरेंज करना आया है, डेफिनेशन आज तक नहीं आई, पर तुम में से ना बड़े बच्चों को रहता नहीं सर आप हमें डेफिनेशन लिखवा दो, मैं आपको इन तीनों की डेफिनेशन प्रॉपर लिखवा दूंगा। पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर करें, ये 3 रेडियस थे क्या, कोवेलेंट, दूसरा मैंने कौन सा लिखा है, वैन डर वाल, और थर्ड कौन सा लिखा है, मेटालिक रेडियस। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको ना ये दोनों रेडियस क्लियर करने हैं, ये दोनों रेडियस क्लियर करके डेफिनेशन, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ आवर मेटालिक रेडियस। करें स्टार्ट इन तीनों रेडियस को? Yes, sir. करें बेटा? तो बेटा Yes. इनको ना डेफिनेशन को रट्टा लगाना बुक में से मुश्किल था। क्लियर? तो पहले इसके कंसेप्ट क्लियर करें। सपोज मैं आपके साथ फॉर्मेशन कर रहा था ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो बेटा अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल का कंसेप्ट कर रहा था तो देखो ये आ गया इसका न्यूक्लियस, तो ये इसका आ गया आउटरमोस्ट शेल। क्लियर? मुझे इतना ध्यान रखना क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 3s2 3p5 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3s2 3p5, तो ये 3s और यहाँ पे क्या था 3p5। क्लियर? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो रिद्धि जो आपने बेटा ये हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी नहीं किया था, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब सब में एक एक आ गया ओनली देन टू स्टार्ट पेयरिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ इधर और फिफ्थ इधर। तो मुझे क्लियर है क्लोरीन के बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? वी आर हैविंग जस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, सपोज बेटा यहाँ पर ये इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था,
ऐसे यहाँ पर ये सेकंड क्लोरीन था, सेकंड क्लोरीन, इसके बाद में यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। क्लियर, इतना कंसेप्ट तो क्लियर। क्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड है और दूसरे क्लोरीन एटम के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, शेयर। अगर शेयर कर लिया तो ये आ गया बीच में। हाँ जी बेटा, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ गया, सर आ गया क्लोरीन का। अब तुम्हारी बुक्स में ना ये ऐसे फिगर कुछ नहीं बने हुए जो मैंने बनाए, ऐसे फिगर्स बने नहीं। उन्होंने बुक्स में क्या किया, इतना समझाया नहीं। इसलिए बेटा ये कोवलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस ना बुक में से समझने मुश्किल लगते हैं। अब मैं इस कंसेप्ट को अगर करूं, ये एक का था तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये मेरे पास दूसरा न्यूक्लियस था और इसका शेयर पेयर यहाँ पर आ गया। तो ये एक मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ गया। ऐसे बेटा यहाँ पर मैंने एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल। मैंने एक और यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया। ये दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर ये दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आ गए तो बेटा मैंने इन दोनों के सेंटर ऑफ का डिस्टेंस नोट किया, इन दोनों का। ये तो बेटा इन दोनों का जो डिस्टेंस था फॉर अवर क्लोरीन, दिस वाज 198 पिकोमीटर। इन दोनों क्लोरीन एटम के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस था दैट वाज 198। अब इसको मैंने क्या किया, 198 पिकोमीटर को डिवाइड बाय 2। अगर डिवाइड बाय 2 किया तो ये मेरे पास डिस्टेंस क्या आ गया, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 99 पिकोमीटर। ये आ गया मेरे पास 99 पिकोमीटर। ऐसे बेटा एक मैंने इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस लिया, इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस, दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली 360 पिकोमीटर। इन दोनों का डिस्टेंस क्या था, 360 पिकोमीटर। अब मैंने इस डिस्टेंस को भी क्या किया, हाफ कर दिया। अगर इसे हाफ किया तो दिस कम्स आउट टू बी 180 पिकोमीटर। क्लियर। तो बेटा अब इतना करके अब मुझे यहाँ पर अपना वैन डर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करना क्या हो गया, आसान। मैं फिर क्लियर करता हूँ। ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये था। मैंने इस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का डिस्टेंस का क्या कर दिया, हाफ। तो दिस वाज बेसिकली आवर कोवेलेंट रेडियस। ये था हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। क्लियर। और यहाँ पर क्या था, मैंने इस डिस्टेंस को जब हाफ किया तो दिस डिस्टेंस वाज, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, दिस इज आवर वैन डर वाल्स, दिस इज आवर वैन डर वाल्स रेडियस। तो बेटा देखो, देखने से क्लियर हो रहा है ये जो डिस्टेंस आ रहा था जब एटम ऑर्बिटल्स मेरे ओवरलैप कर रहे थे। जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे क्या आ जाएंगे, पास। तो पक्का है ये कोवेलेंट रेडियस हर बार क्या होगा, सबसे कम। वैन डर वाल्स रेडियस, आपने वैन डर वाल्स रेडियस तो नहीं पढ़ा शायद, आपको टीचर्स ने 10th क्लास में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे, एल्केन्स, एल्कीन, आइन, इन सब में वीकेस्ट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन था, दैट वाज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर बेटा आपने वहां पे भी नहीं पढ़ा, हमारे पास आगे चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 11th क्लास में है, गैसियस स्टेट, उसमें पहला टॉपिक ये है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन आवर गिवन स्पेसेस। तो बेटा अभी याद करना, सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारे पास कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, दीज आर द वीकेस्ट फोर्स। तो यहाँ पे क्या था, इनमें जो था, इनमें मॉलिक्यूल नहीं बना, पर एडजेसेंट नेबरिंग एटम्स का हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट वाज आवर वैन डर वाल्स रेडियस। तो बेटा अब आप बताओ, इसलिए वैन डर वाल्स रेडियस में प्रॉपर ओवरलैप नहीं है। अगर प्रॉपर ओवरलैप नहीं है तो मुझे पक्का है ये रेडियस हमेशा सबसे बड़ा होगा और कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, हमेशा स्मॉल। तो तुम्हारे कंपटीशन में बेटा ये तीनों रेडियस अरेंज करने आ रखे। तो जिसको मेरे साथ कंसेप्ट क्लियर हो गया, मींस वैन डर वाल्स रेडियस किसी भी एलिमेंट का सबसे बड़ा होगा और उसका कोवेलेंट रेडियस सबसे कम। और जो मेटालिक जब करेंगे ना, वो दोनों इनके बीच में कहीं लाई करेगा, दैट विल लाई इन बिटवीन दीस। तो दैट मींस अगर कंपटीशन में आसान सा क्वेश्चन आ गया, वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम कौन सा आएगा, कोवेलेंट रेडियस, और इन दोनों के बीच में कौन सा घूमेगा, आवर मेटालिक रेडियस। ये तुम्हारे कंपटीशन का सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है। इनकी डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं पढ़ी किसी पेपर में आई हो, पर ये अरेंज करने आ रखे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब बताओ बेटा, इतना लिखकर मेरे साथ कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस का कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। क्लियर। तो बेटा देखो, अगर मैं भी सीधी डेफिनेशन लिखवाता ना तो ये टॉपिक बड़ा गंदा लगता, इसलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल पे क्लियर कर दिया।
अब देखो कोवेलेंट रेडियस, अगर मुझे बुकिश लैंग्वेज याद नहीं, मैं खुद डेफिनेशन बना सकता था कोवेलेंट रेडियस की, तो अभी लिखवा भी दूंगा। इट वाज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the internuclear distance between the center of nucleus of two atoms which combine to form one molecule of given substance, जो एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, that was our covalent radius। और देखो वैन डर वाल्स रेडियस क्या था, अब देखा मैंने इनका लिया इमीडिएट नेबर, मैंने ये नहीं किया ये एटम और इसको पकड़ाओ, ये एटम और इसे पकड़ाओ, या ये एटम और इसे पकड़ाओ, मैंने इनके इमीडिएट नेबर्स पकड़े। तो that was immediate, that was the half of the distance between identical atoms of neighboring molecules, atoms of neighboring molecules, half of the distance between the atoms of neighboring molecules, that was known as our van der Waals radius। तो देखो मेरा ख्याल शायद किसी को तो लगा होगा कि इन डेफिनेशन को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक इन्वॉल्व। समझ आया सबको बेटा वैन डर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस? Yes. Yes, sir. क्लियर? तो लिखवा दूं डेफिनेशन बड़ी बड़ी सी, तो बेटा ये डेफिनेशन बस आज का दिन आएगी, आगे इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं आएगी। तो एक लिख लो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट रेडियस। तो चलो ऐसा करते हैं, मैं वो भूल गया मुझे डेफिनेशन, आप बताओ क्या डिफाइन करूं कोवेलेंट रेडियस, हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी में बोल दो, क्या बोलें कोवेलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करें? Distance between two nucleus. है ना, इट वाज द half of the internuclear distance between the center of nucleus of two atoms which are forming identical molecule। ठीक बेटा, तो लिख लो डेफिनेशन कोवेलेंट रेडियस, it is the one half of the distance, it is one half of the distance between the nuclei। सर 1.5 है, 1/2 है। वन हाफ मींस ये, ठीक बेटा, तो ये मैंने 198 था, इसको डिवाइड बाय हाफ किया, तो वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली between the nuclei of, न्यूक्लियस नाम बोलते हैं between the nuclei, क्योंकि दो न्यूक्लियस है ना तो इनको इकट्ठा नाम दे दिया न्यूक्लियाई। between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element, covalently bonded atoms of the same element in a molecule, same element in a molecule। और मैंने एक एग्जांपल बेटा आपको सारा क्लियर कर दिया क्लोरीन के बेस पे, रिपीट कर दूं, लिख लो covalent radius is the one half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule, सबको क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी सबको, Yes, सबसे sir. पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर? Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. दो तीन यस सर सुनने को मिलते हैं। ये दिव्यांशु बोला था या प्रथम यस सर आखिर में? Sir देवांशु। तो दिव्यांशु लेट कैसे हो गया? हाँ सर मैं स्टार्टिंग से था। स्टार्टिंग से था, मैं सोच रहा हूँ लेट Yes. आया। अच्छा अच्छा, Yes, ठीक sir. ठीक। चलो, तो अब बेटा इसके बाद सेकंड कौन सी डेफिनेशन थी? वैन डर वाल्स रेडियस। लिख लो वैन डर वाल्स रेडियस, it is the one half of the two adjacent, it is the one half of the distance between two adjacent, one half of the distance between two adjacent identical atoms, belonging, ये बेटा आगे आपको लिखना मुश्किल लगता है इसलिए मैंने वर्डिंग लिख दी, belonging to two neighboring molecules of an element in given solid state,
रिपीट कर दूं या क्लियर सबको? नेबरिंग की बात कर दो सर। हाँ जी बेटा, neighboring molecules of an element in given solid state. सर आपने एलिमेंट्स के बाद क्या बोला? हाँ बेटा, रिपीट कर देता हूँ पूरे डेफिनेशन। Van der Waals radius, it is defined as 1/2 of the distance between two adjacent identical atoms belonging to TWO, फिर आगे नेबरिंग, क्योंकि ये सबको ना समझने में मुश्किल लगता है, 2 आ जाता था, इसलिए मैंने लिख दिया belonging to TWO, two neighboring molecules of an element in given solid state. हाँ जी बेटा, क्लियर? सर यस सर। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो हमने वेंडरवॉल रेडियस लिया सर, उसमें आपने वो डायग्राम बनाया हुआ है, वो Cl2 का जो सेकंड न्यूक्लियस से लेके वहां तक। सर इसके सर एडजेसेंट उसके सर न्यूक्लियस तक क्यों नहीं लिया? ये देख बेटा, क्योंकि अगर मैं न्यूक्लियस का एडजेसेंट लेता, वो तो ले ही लिया हम लोगों ने, कोवेलेंट रेडियस। यस सर। क्लियर? तो अब मैंने यहाँ पर इस बार दोनों एडजेसेंट एटम लिए, किसके? नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। दैट मींस इनमें प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने बस एक बेसिक ले लिया कि दोनों नेबरिंग एटम्स है ऑफ मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक? सर वो हमने दूसरे वाले के एटम के एंड से लिया ना, उसके न्यूक्लियस से थोड़ी ना। क्या था, अब तुम्हें से एक ने क्या किया, यही फिगर जब पेपर में बनाया, मुझे कह दिया खन्ना सर मैम ने नंबर 0 कर दिया, आपने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी में इसे और इसे ले लिया, इस डिस्टेंस को पकड़ कर हाफ कर दिया। तो बेटा ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि मुझे वैन डर वाल्स रेडियस हर बार क्या लेना, बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? जो सबसे नियरेस्ट है, मैंने इनका डिस्टेंस लेना है, मैंने इसका और इसका नहीं लेना, इसका और इसका नहीं लेना, जो नेबरिंग एटम्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इनका डिस्टेंस लिया है, दैट इज आवर वैन डर वाल्स रेडियस। सो तो नेबरिंग न्यूक्लियाई का लेना है ना, जो नेबरिंग है। न्यूक्लियाई का, इनका सेंटर का, क्योंकि मुझे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा ना जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, तो दैट वाज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ दीस टू। ओके सर। ठीक? तो अब बताओ बेटा, कोवेलेंट और वैन डर वाल्स रेडियस क्लियर? एक पहले डेफिनेशन लिख लो ताकि लिखने का काम खत्म हो जाए। क्लियर? लास्ट कौन सा रह गया? मेटालिक रेडियस। एक बार डेफिनेशन लिख लो, अभी क्लियर कर देता हूं। तो नेक्स्ट, मेटालिक रेडियस, it is defined as 1/2 of the internuclear distance. It is defined as 1/2 of the internuclear distance between 1/2 of the internuclear distance between adjacent metal ions in given, और ये वर्डिंग है बेटा आगे, in given metallic lattice। ये बेटा 12th क्लास में ना पूरा हमारा चैप्टर है, ठीक है बेटा? मेटालिक के बाद क्या लिखा है? मैं इधर लिख देता हूँ मेटालिक, और आगे वर्ड आ गया ये लेटिस, मेटालिक लेटिस, LATTICE। ये बेटा 12th क्लास का पहला चैप्टर ही है, सॉलिड स्टेट, वहां पर आएगा। अभी मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा था, मेटालिक रेडियस, इट इज डिफाइंड एज 1/2 of the internuclear distance between adjacent metal ions in the given metallic lattice। अब बेटा अगर ये डाउट आ रहा है खन्ना सर ये लास्ट रेडियस क्या लिखा है, तो बेटा ये ना 12th क्लास में हमारे पास आएगा मेटालिक सॉलिड्स, वहां पर इसे करेंगे डिटेल में। आज जस्ट तुम्हें एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा था। मेरे पास सोडियम है, सोडियम की स्कूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी क्या थी, 281। अगर 281 लिखा तो याद है सोडियम कैन लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन इजीली टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना बेटा? सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजीली टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। अब बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन, मैं अपने आप को सोडियम मान लूं और मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन था व्हिच वाज फ्री टू मूव, अगर ये इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर जा रहा है, तो पीछे चार्ज क्या छोड़ देगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। मानते हो बेटा?
कि अगर ये Yes, sir. इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव था, ये मुझसे दूर Yes. जा रहा है, तो मेरे पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मेटल विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, बाकी के मेटल पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या था? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोगों ने नाम दे दिया, दिस इज नोन एज आवर मोबाइल इलेक्ट्रॉन सिंस दिस वाज फ्री टू मूव। ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है सोडियम का, आज मैंने इसे नया नाम दे दिया, दिस इज नोन एज आवर कर्नल। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कर्नल। ये बेटा अभी मैंने एक सोडियम एटम लिखा था, तो सोडियम लैटिस में क्या होगा? पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसका जो डिस्टेंस मैंने हाफ किया, दैट वाज आवर मेटालिक रेडियस। ये था हमारा मेटालिक रेडियस का कंसेप्ट कि अगर सोडियम था 281 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, तो बेटा 12th क्लास में हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स डिटेल में है, वहां पे करेंगे। आज तो बस मुझे आपको मेटालिक रेडियस का कंसेप्ट क्लियर करना था। तो क्या था? इन सोडियम वी आर हैविंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेटल इज नोन एज कर्नल। तो कर्नल जो था, ये कर्नल, ये कर्नल, ये कर्नल आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस हाफ है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर मेटालिक रेडियस। ये था मेटालिक रेडियस का कंसेप्ट। क्लियर? अब बताओ बेटा सबको, ये तीनों रेडियस मेरे साथ क्लियर हुए? कोवेलेंट, वैन डर वाल एंड थर्ड वाज आवर कांसेप्ट ऑफ मेटालिक रेडियस। इसे अभी ज्यादा सर डिटेल में मत करना, ये 12th में पकड़ेंगे, अभी नहीं। हाँ जी सर मेटालिक रेडियस नहीं आया समझ में। बेटा, मेटालिक रेडियस का ना अभी बस एक सिंपल सा एग्जांपल बस ध्यान में रख कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसे नाम दे दिया मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर गया तो पीछे मेटल पे चार्ज क्या छोड़ जाएगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पार्ट को हम लोग नाम क्या देंगे? कर्नल। क्लियर? अब क्या था? ये एक सोडियम एटम है, ऐसे बेटा यहाँ पर दूसरा सोडियम एटम आ गया, ऐसे यहाँ पर तीसरा सोडियम एटम आ गया, ऐसे यहाँ पर फोर्थ सोडियम एटम आ गया। तो इन इस डिस्टेंस को जब मैंने हाफ किया, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स का हाफ किया, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर मेटालिक रेडियस। जो इनका डिस्टेंस हाफ करेंगे, दैट विल बी आवर मेटालिक रेडियस। क्योंकि मैंने आपको वर्डिंग क्या लिखवाई है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेटल आयंस। तो देखो अब ये आयन में चला गया क्योंकि इस पे चार्ज प्लस आ गया, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए, दैट विल बी 12 चार्जेस, आयंस फॉर्मेशन आ गई। ठीक? हाँ जी तो सब यहाँ पे सर, हाँ अगर यहाँ पे हम सोडियम वाला एग्जांपल लेंगे तो ये Na पॉजिटिव क्यों होंगे ना, दो जिनके बीच का डिस्टेंस है। हाँ बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं आया बेटा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, दैट विल बी नोन एज आवर मेटालिक। इसलिए मैं आपको कह रहा था मुझे इसे आगे मत ले जाने दो। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसे 12th क्लास में हम लोग जाकर नाम देंगे मेटालिक बॉन्ड। ठीक ओके बेटा? सर। इन पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगे। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देंगे मेटालिक बॉन्ड। इसलिए बेटा मैंने आपको कहा था हमारा 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? और केमिकल बॉन्डिंग में मेटालिक बॉन्ड का दूर दूर तक नाम नहीं है, इसलिए ये टॉपिक हमारा 12th क्लास में आएगा। इसलिए बेटा मैं आप सब बच्चों से कहता था, हम लोग जो पढ़ाई है ना 11th की 11th में, 12th की 12th में, 11th में अभी सिर्फ मेटालिक रेडियस था। तो गुड, अगर तुम बच्चे मेरे साथ इतना आगे सोच रहे हो सर इनमें हम लोग क्या कहेंगे, तो बेटा इनमें हमारे पास क्या आएंगे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट विल बी गिवन नेम मेटालिक बॉन्ड। और उसमें क्या, अगर मैं भी, मेरा भी अगर मन करता थोड़ा और आगे जाने का, जितने ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्लियर? उनके साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए देखो आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4 अनपेयर्ड होने के कारण उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसलिए सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या? हाई। तो फिर देखो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट आएंगे, वो 12th में पकड़ेंगे, अभी मत पकड़ो, अभी सिंपल मेटालिक रेडियस का कंसेप्ट। तो अब बताओ तीनों रेडियस क्लियर हुए? पहला कोवेलेंट, सेकंड वैन डर वाल एंड थर्ड मेटालिक रेडियस, सबको क्लियर? यस सर। ये बड़ा यस सर। बड़ी यस सर। बड़ी लो वॉइस में बोला, मींस मुश्किल लगा या समझ आ गया? सर आ गया समझ। इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ना, यस सर, हाँ जी, क्लियर? यस यस सर। चलो गुड। हाँ ऐसे बोला करो सारे इकट्ठे। और एक सच बेटा, और सॉरी मैं पूछ रहा था, आप में से किसी के पापा, किसके पापा का नाम है मिस्टर राजेश?
हाँ जी बेटा, आप में से किसी के पापा का नाम राजेश? हाँ जी बेटा, किसी के पापा का नाम राजेश है? हाँ जी मिंटू, मिंटू विनायक, किसी के पापा का नाम? नो सर सर। नहीं है सर। किसी के पापा का नाम राजेश? क्योंकि बेटा नो किसी सर। ने ना, हाँ जी है बेटा, नो सर। पता नहीं बेटा, किसी के पापा ने ना फीस सबमिट कराई थी, पर उन्होंने मुझे नाम नहीं लिखा, बस वो मेरे पास मैसेज आया बैंक का कि सबमिटेड, तो मुझे था पता नहीं किसके पापा का नाम है राजेश। तो आप एक बार ना फिर देख कर मुझे बता देना, अगर आप में से किसी के पापा का नाम या पापा ने किसी और के अकाउंट से सबमिट किए हो तब भी नहीं पता। और बेटा सर चलो फीस की बात हुई, तो आप प्लीज मम्मी पापा से कहना, मैं बड़ी बार रिक्वेस्ट कर बैठा, क्योंकि मुझे भी एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। कल सैटरडे संडे मोस्टली पेरेंट्स की छुट्टी होती है, तो चाहे मुझे 14 में 15 में 20 में कहीं मिलकर फीस दे देना, या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर जरूर कर दे। ठीक है बेटा, जरूर। ठीक, अब बेटा करें आगे टॉपिक। पहले बताओ आज का लेक्चर यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस क्लियर सर। है? तो बेटा आज Yes, सबसे sir. पहले हम लोगों ने पोजीशन ऑफ आवर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियड, ब्लॉक और उसे ग्रुप नंबर असाइन किया। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर असाइन करने के बाद फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, 3 रेडियस पकड़े, कोवेलेंट रेडियस, सेकंड कौन सा पकड़ा वैन डर वाल्स रेडियस, और थर्ड कौन सा पकड़ा मेटालिक रेडियस। इन सबको अरेंज किया। क्लियर? अब बेटा आज नहीं, अभी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो टॉपिक हमारा डिटेल में है एटॉमिक रेडियस। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरिएशन ऑफ आवर एटॉमिक रेडियस, फिर आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बस इस चैप्टर को बेटा 2 लेक्चर या 3 लेक्चर्स और लगते हैं, ये चैप्टर छोटा है, फिर खत्म हो जाएगा जल्दी। सबको क्लियर हुआ आज का कंसेप्ट? और यस एक सर। ये बता दो, Yes, लास्ट में मैंने sir. आपको आखिर में ये रिलेशन क्लियर किया था, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सबको क्लियर है ना? क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसी के कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज में आएंगे। सर हाँ जी सर एक बार एक्सप्लेन कर दो ये वाला सर। बेटा देखो यहाँ पर क्या था, मेरे पास ये चार्ज है प्लस, ये मेरे पास चार्ज है माइनस, दोनों में डिस्टेंस क्या था R। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो इनमें क्या आ गया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देख बेटा एक मुझे चीज क्लियर है, अगर ये चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। तो अगर मेरे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़े तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने लगेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने लगे तो साइज विल गो ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर? ऐसे ही बेटा अगर इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ा, इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ा, अगर r बढ़ेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, बिकॉज़ बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। तो बेटा अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए, अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं आएंगे, अब इलेक्ट्रॉन मुझसे क्या जाएंगे, दूर। तो बेटा इसलिए मैं आपको बार बार कहता था, पढ़ाते हुए मेरे हाथ चलते रहते, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास ला रहा था। अब यहाँ पर क्या है, अगर डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक, अब इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर गए, अगर मुझसे दूर गए तो साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो कभी साइज डिक्रीज करेंगे, कभी साइज इंक्रीज। तो हम लोग क्या करते हैं हर बार, बस ये फिजिक्स का रिलेशन पकड़ लेंगे, इस रिलेशन के बेस पे मैं अपना कंसेप्ट देख लेता हूँ, वेदर साइज इज डिक्रीजिंग और वेदर साइज इज इंक्रीजिंग, फिर मुझे सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी आसान हो जाएगी। सर पर वो अभी ना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेटा 30-40 मिनट्स का लेक्चर पूरा होना चाहिए एटॉमिक रेडियस एक ही लेक्चर में, तब समझ आएगा। ठीक? हाँ जी सर हाँ जी सर हम इंस्टीट्यूट खुलेगा? हाँ जी सर इंस्टीट्यूट खुलेगा? बेटा अभी तो गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी, अभी 21 तक तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, उसके बाद देखेंगे जैसे करेंगे तो हमारी क्लासेस वहां पे ही लगेगी। ओके सर। ठीक है, क्योंकि अभी बेटा अलाउड नहीं है, और साथ में पता है क्या, अभी देख तुम बच्चों को तो सेफ रहना ज्यादा जरूरी है, सेफ रहना, क्योंकि जो कोरोना का लेयर है, अभी तो देखो सेकंड वेव थी, तो भगवान ना करे कहीं थर्ड वेव का चांस बन जाए, तो इसलिए अभी ये मत सोच, अभी क्लासेस ऐसे चलने दे। हाँ जब ओपन होगा हमारी क्लासेस 14 में भी है। ठीक? यस सर। ठीक, करें क्लोज फिर आज का लेक्चर। क्लियर? यस सर। यस थैंक सर। यू सर। यस सर। थैंक यू सर। चलो थैंक ओके यू Thank you, सर। sir. Thank you, सर sir. ओके जी, बाय जी। सर हाँ जी सर मेरे को थोड़ा मेटालिक रेडियस में हो रहा है सर, थोड़ा कौन डाउट। बोल रहा है, कौन? पार्थ सर। आप पार्थ? मेटालिक रेडियस बेटा मैंने पहले कहा ज्यादा मत सोच, ये मेरे पास सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव था,
तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव था, तो बाकी पूरे सोडियम पे चार्ज क्या आ गया प्लस, तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पे भी चार्ज क्या आ गया प्लस। क्लियर? तो बेटा इन दोनों प्लस में जो हाफ डिस्टेंस है दैट इज आवर मेटालिक रेडियस। ओके जब सर, मैंने पॉजिटिव कर दिया मींस मेटल को मैंने आयन में कन्वर्ट कर दिया, मेटल को आयन में कर दिया, तो इसका जो डिस्टेंस हाफ होगा दैट विल बी आवर मेटालिक रेडियस। ओके सर, समझ आ सो गया। इसमें हमें नेगेटिव में mainly भी सेम होएगा? बेटा नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इनकी पोजीशन फिक्स ही नहीं है, इसलिए इनका रेडियस कभी नहीं आएगा, इनमें ओके सिर्फ सर, एक्टिव फोर्सेस आएंगे। क्योंकि याद है मैंने आपको कराया था कि डार्क रूम करके सन की लाइट एंटर करा दे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स ही नहीं है, कहाँ किया था 3D में। इसलिए जब मैंने रेडियस का कंसेप्ट किया मैंने सिर्फ कर्नल्स को पकड़ा, इन्हें नहीं, क्योंकि ये तो फ्री टू मूव है, पता नहीं कभी मेरे पास आ जाए कभी मुझसे दूर चला जाए। ठीक, हाँ जी क्लियर? सर लेफ्ट हो गया पार्थ तो। चल ठीक है, बाकियों को क्लियर? यस सर। सर इस पे भी हमें सिर्फ यही न्यूमेरिकल्स आएंगे ना कि मतलब कौन सा सबसे बड़ा है जिसका रेडियस, क्या 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 बेटा? कि किसका रेडियस सबसे हाँ, बड़ा है वही आएंगे ये ना? ये पेपर में वर्क थी, एक बार अरेंज करना आ रखा है, इन्हें अरेंज करो कोवेलेंट, वैन डर वाल और मेटालिक रेडियस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देख वैन डर वाल में कोई बॉन्ड नहीं बना, सबसे कम, कोवेलेंट में प्रॉपर बॉन्ड की फॉर्मेशन थी, सबसे छोटा, मेटालिक रेडियस इन दोनों के बीच में घूम गया। तो मतलब सर मेनली तो हमें इनका ऑर्डर ही पता होना चाहिए कि हाँ कौन बस सा ऑर्डर सबसे पता बड़ा है। होना चाहिए बेटा, ये भी ना मैंने एक बार कंपटीशन में पढ़ रखा है क्वेश्चन, तब बोला है आपको, नहीं तो ठीक है इसमें सर। रेयर है, इसमें सीधे रीजनिंग के एटॉमिक रेडियस पे आएंगे क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास ओके में सर, पढ़ाएंगे। ओके सर, थैंक यू ठीक, सर। चलो ओके बेटा, ओके सर। ओके बेटा।